हेलो दोस्तों, मैं शफ़ी अहमद अकाउंटेंट और हमारे यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गोल्डन रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटिंग सिस्टम और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में जाना था। आई होप आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में समझ में आ चुका होगा कि इसके बाद की वीडियो में हम लोगों ने गोल्डन रूल्स को शामिल किया है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इससे पहले की वीडियो में हम खातों के प्रकार के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि खाता हमारा दोस्तों 3 तरह का होता है। पहला होता है दोस्तों हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। इससे पहले की वीडियो में मैंने डिटेल्स में टाइप्स ऑफ अकाउंट को परिभाषित किया था, तो आपको ये खाता बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। इसके बाद आज के इस वीडियो में हम इसका जो मूल सिद्धांत है, जिसे कि हम गोल्डन रूल्स के नाम से जानते हैं, आज इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जितने भी आने वाले वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँच जाएं और आप इससे आप लाभान्वित हो सकें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक गोल्डन रूल्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि खाता 3 तरह का होता है, तो ऑफ कोर्स आपका जो गोल्डन रूल्स होगा वो उसी के आधार पे है। तो हमारा गोल्डन रूल्स भी 3 तरह का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गोल्डन रूल्स। पहला है दोस्तों हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा है दोस्तों हमारा रियल अकाउंट और तीसरा है दोस्तों हमारा नॉमिनल अकाउंट। आइए दोस्तों, एक एक करके हम इस पर नज़र डालते हैं। तो जैसे पहले हमने देखा कि हमारा ये पर्सनल अकाउंट है, जिसको कि हम जानते हैं कि हिंदी में व्यक्तिगत खाता कहते हैं। तो दोस्तों, जो कि पर्सनल अकाउंट है, अब इसका रूल क्या बोलता है, इसका क्या सिद्धांत है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं डेबिट द रिसीवर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो कि इसका रूल जो कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दोस्तों, अगर उसको हिंदी में डिफाइन करें तो जो प्राप्त करने वाला होता है हम उसे अपने बुक्स में डेबिट करेंगे, और जो गिवर यानी कि जो देने वाला है हम उसे अपने बुक्स में क्रेडिट करेंगे। दोस्तों, ये सिद्धांत तभी हमें समझ में आता है कि जब हम खातों को अच्छी तरीके से पहचान लें, समझ लें। इसलिए इससे पहले की वीडियो में हमने खाते के बारे में चर्चा किया था, आज की वीडियो में हम इसके सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति या कंपनी को कहते हैं, तो इसलिए इसका सिद्धांत भी वही कहता है, अगर वो व्यक्ति रिसीवर है तो वो हमारा जो सिद्धांत कहता है डेबिट द रिसीवर, उस रिसीवर को अपने बुक्स में डेबिट करना है। और अगर वो व्यक्ति या कंपनी देने वाला है तो हम उसे अपने बुक्स में क्रेडिट करेंगे। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एग्जांपल नंबर 1, कैश अमाउंट रिसीव फ्रॉम मोहन ₹5000 के मोहन नाम के व्यक्ति से हमने 5000 रुपया कैश में रिसीव किया है। दोस्तों, आप इस एग्जांपल में देखें, आपको ये पहचानने की ज़रूरत है कि इसमें कितने टाइप के अकाउंट आपको दिख रहे हैं। तो दोस्तों, जाहिर है आप इसमें देख सकते हैं कि कैश है हमारे एक अकाउंट और दूसरा है हमारा मोहन। तो कैश जो है दोस्तों वो हमारा रियल अकाउंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी कंपनी का एसेट्स होता है उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। और मोहन क्योंकि व्यक्ति है, पर्सन है, इसलिए हम उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो दोस्तों, अब हमें ये देखना है कि बिजनेस में किसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहीं से आपको इसी बेस पे आपको जर्नल एंट्री शुरू करनी है दोस्तों। और एक बात और भी आप दिमाग में रखें कि हम जो अकाउंटेंसी करते हैं दोस्तों, वो हम बिजनेस का करते हैं, ना कि बिजनेसमैन का। मेरा कहने का मतलब है कि हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं दोस्तों, वो कंपनी का करते हैं, ना कि कंपनी के मालिक का। तो हमें ये देखना है कि
बिजनेस में क्या प्रभाव पड़ रहा है, कौन सा एसेट्स आता है, कौन सा एसेट से जाता है, इसमें कौन लेने वाला है, कौन देने वाला है, क्या किस प्रकार के एक्सपेंस हो रहे हैं या किस प्रकार के इनकम हो रहे हैं। हमें खातों को पहचान करके ही उस पर जो रूल अप्लाई होगा उस रूल के मुताबिक हमें डेबिट एंड क्रेडिट करना है। तो दोस्तों पहले एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि हमने मोहन नाम के व्यक्ति से 5,000 रुपये का कैश अमाउंट रिसीव हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि कैश तो दोस्तों हमारा वो रियल अकाउंट है क्योंकि वो हमारे लिए एसेट्स है, लेकिन मोहन जो है दोस्तों इस एग्जांपल में वो एक व्यक्ति है और जो व्यक्ति होगा दोस्तों वो हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूल अप्लाई करेंगे। रूल दोस्तों आप देख सकते हैं क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी हम बुक्स में जो रिसीवर है हम उसको डेबिट करेंगे। अपने ही बुक्स में अपना नाम कभी नहीं लिखा जाता है। जिस प्रकार से मैं खुद लेने वाला हूँ, मैं खुद रिसीवर हूँ, मैं भी पर्सनल अकाउंट हूँ, तो मैं अपनी बुक में अपना नाम नहीं लिखूँगा, उसके जगह पर मैं कैश को लिखूँगा क्योंकि दोस्तों कैश हमारा रियल अकाउंट है। और आने वाले एग्जांपल में आप देखेंगे कैश का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि अगर कंपनी में कोई एसेट्स आता है तो उसको डेबिट करना है और हमारे कंपनी से कोई एसेट्स से जाता है तो उसे क्रेडिट करना है। तो इस एग्जांपल में दोस्तों कैश हमारा डेबिट होगा और ऑफ कोर्स मोहन हमारा सीआर साइड में जाएगा क्योंकि दोस्तों मोहन इस एग्जांपल में गिवर है और अकॉर्डिंग टू रूल हमें गिवर को सीआर साइड में लिखना है। कैश अकाउंट डीआर 5,000 रुपीज़ और उसके बाद आपका मोहन सीआर साइड में जाएगा तो जिसको हम टू मोहन के यहाँ पर लिख सकते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि ये अपना लिखने का एक अपना स्टाइल है। आप चाहें तो कैश डेबिट करके 5,000 रुपये डाल सकते हैं और क्रेडिट मोहन करके भी 5,000 आप वहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसका यहाँ पर नरेशन भी आप डाल सकते हैं, बीइंग कैश अमाउंट रिसीव फ्रॉम मोहन। आप नरेशन शॉर्ट एंड सटीक डालें ताकि ये पता चल सके कि आपने जो कैश को डेबिट किया है वो क्यों किया है और मोहन को जो आपने सीआर साइड में लिखा है तो क्यों लिखा, वो नरेशन से दोस्तों ये पता चलता है। तो नरेशन आप कहीं पर भी अपने बुक्स को मेंटेन करें, चाहे वो टैली हो या फिर जो भी आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, आप उस पर अगर जनरल एंट्री पास करते हैं तो उस एंट्री से रिलेटेड आप नरेशन को ज़रूर डालें। जैसे कि कैश अमाउंट पेड टू रहीम 10,000 रुपया। अब हमने क्या किया है कि रहीम नाम के व्यक्ति को हमें 10,000 रुपया पे किया है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले के एग्जांपल में वहाँ पर हम मोहन नाम के व्यक्ति से पैसा प्राप्त कर रहे थे तो वहाँ पर मोहन आपका गिवर था। और दूसरे एग्जांपल में क्या है दोस्तों कि हम रहीम को पैसा पे कर रहे हैं तो रहीम यहाँ पर प्राप्त करने वाला है। इट मीन्स वो यहाँ पर हमारा रिसीवर है। और दोनों उदाहरण में दोनों पर्सन आए हैं तो रहीम भी हमारा जो होगा वो हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। और हम जानते हैं दोस्तों कि पर्सनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी जो एंट्री बनेगी, क्योंकि कैश जो है वो हमारा रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का दोस्त रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो दोस्तों यहाँ पे पैसा आ नहीं बल्कि बिजनेस से पैसा जा रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, जब पैसा आएगा तो उसको टीआर सेट में लिखेंगे और जब जाएगा तो हम उसको सीआर सेट में लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा जो एंट्री जो बनेगा वो रहीम को हम डेबिट करेंगे 10,000 से और कैश को हम 10,000 से क्रेडिट करेंगे। पहले एग्जाम्पल में कोई गिवर है तो दूसरे एग्जाम्पल में कोई रिसीवर है। तो यहाँ से इस दोनों एग्जाम्पल से दोस्तों ये साफ पता चलता है कि पर्सनल अकाउंट के मुताबिक अगर कोई रिसीवर है तो हम उसे अपने बुक्स में डेबिट करेंगे और अगर कोई गिवर है तो हम उसको अपने बुक्स में क्रेडिट करेंगे। क्योंकि पर्सनल अकाउंट को और भी समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँगा। दोस्तों उसका तीसरा एग्जांपल लेते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000। अब दोस्तों आप देखें
कि यहाँ पे मैंने एक मिसाल लिया है कि हमने कंपनी को इस्टेब्लिश किया है। कंपनी को इस्टेब्लिश करने में 20,000 हमने यहाँ पर कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कंपनी में लगाया है। अब दोस्तों कि जैसा कि मैंने कहा कि हम जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो बिजनेस का करते हैं, ना कि बिजनेस के मालिक का। तो हमें बिजनेस में ये देखना है कि उसका बिजनेस पे किसका क्या चीज़ का क्या प्रभाव पड़ रहा है, किसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखें कि इस एग्ज़ाम्पल में बिजनेस में 20,000 रुपया आ रहा है ना। बिजनेस में 20,000 रुपये आ रहा है, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने कहा कि कैश हमारा जो है वो एसेट्स है। एसेट्स कहो तो उसको हम रियल अकाउंट कहेंगे, और रियल अकाउंट का रूल कहता है दोस्तों डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसके मुताबिक इस एग्जांपल में दोस्तों हम कैश को 20,000 से डेबिट करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि चलें ये तो रियल अकाउंट था, यहाँ पर तो हमने यहाँ पर कैश को डेबिट कर दिया, लेकिन यहाँ पर देने वाला कौन है? देने वाला खुद मालिक है। तो क्या हम यहाँ पर मालिक का अपना नाम लिखेंगे? तो दोस्तों पहले के और दूसरे के एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे, देने वाला कोई दूसरा व्यक्ति था, लेने वाला कोई दूसरा व्यक्ति था, है ना। तो उसमें मैंने उसका नाम लिख दिया। कि अपने ही बुक्स में अपना नाम नहीं लिखा जाता है, मालिक अपने जगह पर कैपिटल को पुटअप करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो एंट्री जो बनेगी CR सेट में, मालिक अपने नाम के जगह पर कैपिटल को प्रोड्यूस करेगा। इसलिए यहाँ पर जो एंट्री आपके बनेगी कैश अकाउंट DR 20,000 और टू कैपिटल 20,000, क्योंकि कैपिटल के माने ही दोस्तों मालिक होता है। क्योंकि बिजनेस में अगर मालिक की पहचान होती है तो वो कैपिटल से होती है। इसलिए हम ये जानते हैं कि एक कैपिटल जो होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाता है। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैपिटल हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है, क्योंकि कैपिटल जो होता है वो अपने मालिक को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए कैपिटल को हम पर्सनल अकाउंट तथा तीसरे पार्ट में उससे हम इसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जानते हैं कि रियल अकाउंट किसे कहते हैं, मैं फिर भी आपको बता देता हूं, हो सकता है आप भूल चुके होंगे। तो रियल अकाउंट दोस्तों कहते हैं कंपनी के एसेट्स को। जो भी कंपनी का एसेट्स होगा दोस्तों उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का दोस्तों रूल कहता है कि अगर बिजनेस में कोई संपत्ति आए तो आपको उसे डेबिट करना है, और बिजनेस से अगर कोई संपत्ति जाए तो उसे हमें क्रेडिट साइड में लिखना है। जैसा कि मैंने पहले ही एग्जांपल को मैंने रियल अकाउंट में शामिल किया है, इसी सेम एग्जांपल को दोस्तों हमने पर्सनल अकाउंट में शामिल किया था, क्योंकि ये उसी से संबंधित है, ताकि आपको ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएं। जैसे कि इसमें लिखा है कैश अमाउंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर मोहन 5,000 रुपीज़। तब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्योंकि कैश हमारा रियल अकाउंट है, अगर कोई संपत्ति जिस शक्ल सूरत में आए, जिस स्वरूप में आए, उससे डेबिट करना है। तो यहाँ पर जो एसेट्स का जो दोस्तों हमारा स्वरूप है वो कैश है। तो बिजनेस में दोस्तों कैश आ रहा है, तो यहाँ पर हम उसे कैश को हम डेबिट करेंगे। और ऑफ कोर्स यहाँ पर मोहन जो है वो हमारा रियल अकाउंट नहीं है, बल्कि वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का जो दोस्तों वो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्योंकि डेबिट का काम तो हो चुका, वहाँ पर तो हमने कैश को वहाँ पर लिखा है, तो आप डेबिट पे अपना नाम तो नहीं लिखेंगे, बचा आपका CR साइड। तो CR साइड में मोहन को हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि मोहन हमारा यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है। एग्जाम्पल को देखते हैं, परचेज मोबाइल सेट इन कैश ₹15,000। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दूसरे मिसाल में लिया है कि आपने मार्केट से एक एंड्रॉयड मोबाइल आपने परचेज़ किया है ऑफ कोर्स, और जिसके लिए आपने 15,000 रुपये का कैश पेमेंट किया है। अब देखेंगे दोस्तों कि इस एग्जांपल में कौन कौन सा खाता आपको नज़र आ रहा है। आप देखेंगे, आप ऑफ कोर्स ये बोलेंगे कि यहाँ पर मोबाइल सेट आ रहा है हमारे पास, तो जो मोबाइल सेट है वो हमारा एसेट्स कहला जाएगा। जो मोबाइल सेट होगा ये हमारे लिए संपत्ति बनने वाली है, इसलिए हमारा ये संपत्ति कहलाएगा। और ऑफ कोर्स कैश जो हमारे पॉकेट में अभी जो था, गर्मा गर्म जो हमें गर्मी का एहसास हो रहा था, वो भी कैश जो होगा हमारा दोस्तों वो भी हमारा रियल अकाउंट ही है। तो इस एग्जांपल में मोबाइल सेट और कैश
दोनों का दोनों हमारा रियल अकाउंट है। हमने ये पहचान लिया कि ये हमारा रियल अकाउंट है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि रियल अकाउंट का जो रूल है आप इसे समझ के याद कर लें दोस्तों। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो एसेट्स बिजनेस में आपके आता है आपको उसे डेबिट करना है, और जो एसेट्स बिजनेस से चला जाता है हमें उसे क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारे जो एंट्री बनेगी अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, और मोबाइल सेट हमारा डेबिट हो जाएगा और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। परचेज गुड्स इन कैश ₹8,000। इस एग्जांपल में अब आप देखें मैं माल को परचेज कर रहा हूँ, है ना, परचेज गुड्स इन कैश। आप नंबर 2 में देखेंगे वहाँ पर मैंने परचेज इंडिकेट किया, परचेज मोबाइल सेट इन कैश। और जो थर्ड एग्जांपल में है दोस्तों परचेज गुड्स इन कैश। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको और भी मैं क्लियर कर दूँ ताकि आपके ज्ञान में और थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाए कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, वो गलती कर देते हैं कि जहाँ कहीं पर लिखा हुआ है परचेज़ फर्नीचर या परचेज़ लैपटॉप, तो वो वहाँ पर परचेज़ वहाँ पर लिखते हैं। उनको ये समझ में वहाँ पर नहीं आता है कि वहाँ पर हम परचेज़ लिखें या फिर एसेट्स का नाम लिखें। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि मैंने ऊपर में लिखा परचेज़ मोबाइल सेट और दूसरे में जो हमने जो यहाँ पर दिया है वो इसमें लिखा हुआ है परचेज़ गुड्स इन कैश। तो दोनों में बहुत सारे इसमें डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस ये है दोस्तों कि जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा परचेज गुड्स, यहाँ पर साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर हम माल से संबंधित बात कर रहे हैं। याद रखें कि माल हम किसे कहते हैं, जो व्यापारी जिस वस्तु का जिस चीज़ का व्यापार करता है वही उसके लिए उसका माल कहलाता है, जिसको हम गुड्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टेशनरी दुकान है, वो बुक्स खरीदता है बेचता है, तो स्टेशनरी उसके लिए बुक्स उसके लिए माल कहलाएगा। अगर कोई मेडिकल स्टोर है तो वो क्या करता है, वो मेडिसिन परचेज़ करता है, उसको सेल करता है, यानी कि उसका इंटेंशन किसी चीज़ को ख़रीद के रीसेल करने का है, तो वही उसके लिए माल कहलाता है। इसी बीच में अगर हम अपने बिजनेस के लिए मोबाइल सेट खरीद लें अपने यूज़ के लिए दोस्तों, तो ये हमारा गुड्स नहीं कहलाएगा, वो हमारा फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगा। और इसलिए फिक्स्ड एसेट्स को उसी के नाम से इंडिकेट किया जाता है। तो हमें ये ध्यान ये रखना बहुत ही ज़रूरी है कि कहीं पर हम काम करें तो हमें ये पहचानना भी होता है कि हमारा ये गुड्स है या हमारा ये फिक्स्ड एसेट्स है। तो दोस्तों याद रखें कि इस एग्ज़ाम्पल में जो मैंने यहाँ पर जो थर्ड जो एग्ज़ाम्पल दिया है परचेज गुड्स इन कैश, कि हमने नगद में माल ख़रीदा, तो यहाँ पर हम परचेज़ को इंडिकेट करेंगे। और अगर कहीं पर अगर मैंने ये मिसाल के तौर पे इससे पहले जो मैंने यहाँ पर दिया परचेज़ मोबाइल सेट, अगर हम मोबाइल सेट का ही बिजनेस करते हैं, यानी कि मोबाइल सेट हम ख़रीदते हैं और प्रॉफिट लेके बेच देते हैं, तो याद रखिए दोस्तों वहाँ पर परचेज़ को हम इंडिकेट करते, क्योंकि मोबाइल का वहाँ पर बिजनेस कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमने मोबाइल को अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर इस्तेमाल के लिए लिया है तो वहाँ पर परचेज़ नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर हम उसका एसेट्स का नाम वहाँ पर हम लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कि तीसरे एग्जाम्पल में हमारी एंट्री क्या बनेगी। परचेज गुड्स इन कैश, यानी कि व्यापार करने के लिए दोस्तों हमने माल क्रय किया है, तो ऑफ कोर्स मेरे पास माल आ रहा है। और परचेज जो है दोस्तों वो हमारा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इससे हमारी एंट्री क्या बनेगी, एक तरफ तो बिजनेस में माल आ रहा है और दूसरी तरफ बदले में पैसा जा रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, यहाँ पर परचेज हमारा डेबिट होगा और कैश यहाँ पे हमारा क्रेडिट होगा। हमारा जो तीसरा है वो हमारा है नॉमिनल अकाउंट। तो दोस्तों हम जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट यानी कि जो भी कंपनी में एक्सपेंस होगा या जो हमारा कंपनी में इनकम होगा, किसी भी प्रकार से इनकम हो या किसी प्रकार से एक्सपेंस हो, वो हमारा नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। ये तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके पहले वीडियो में भी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब इसका रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है दोस्तों डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसका रूल कहता है दोस्तों हमें हमारे बिजनेस में जितने भी प्रकार के एक्सपेंस होंगे हमें उसे डेबिट करना है, हमारे बिजनेस में जितने भी प्रकार के लॉसेस होंगे
हमें उसे डेबिट साइड में लिखना है। मैं तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, हमारे बिजनेस में हमें जितना भी इनकम होगा हमें उसे CR साइड में लिखना है। हमारे बिजनेस में हमें जितने भी बढ़ोतरी होंगी हमें उसे CR साइड में लिखना है। आइए इसको एक मिसाल से समझते हैं। सैलरी पेड टू रमेश फॉर सितंबर 17 बाय चेक नंबर 000012 रुपीज़ 15,000। मैंने यहाँ पर एक मिसाल दिया है दोस्तों कि मान के चलें कि रमेश नाम के व्यक्ति को हम सितंबर के महीने का चेक के थ्रू अगर हम उसको सैलरी पेमेंट करते हैं 15,000 का, तो हमारे बुक्स में क्या एंट्री बनेगी? क्योंकि यहाँ पर कंपनी को नुकसान जो हो रहा है दोस्तों, जो एक्सपेंस हो रहा है वो सैलरी के रूप में हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि रूल भी यही कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जितने भी प्रकार के आपके एक्सपेंस हैं आपको उसे TR साइड में लिखना है। तो दोस्तों हम सैलरी को डेबिट साइड में पुटअप करेंगे तो हमारा ये पहला जो साइड है वो हमारा पूरा हो जाएगा, सैलरी अकाउंट DR 15,000। अब सवाल ये उठता है कि दोस्तों CR साइड में क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात आ रही है चेक के थ्रू हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। अगर सैलरी का पेमेंट इन कैश होता तो यहाँ पर CR में कैश होता, लेकिन दोस्तों इस एग्जांपल में मैंने कैश के जगह पर चेक को मैंने लिया। तो याद रखिए दोस्तों, चेक का जो पेमेंट होता है वो बैंक के थ्रू होता है। हम तो चेक तो किसी को इशू करते, उसका पेमेंट हम नहीं करते, बैंक करती है। भले ही वो हमारे अकाउंट से वो पैसा वो डेबिट होगा। तो याद रखिए दोस्तों, अगर आप चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं या आपको चेक के थ्रू पेमेंट आता है तो याद रखिए वहाँ पर चेक नहीं लिखा जाएगा। जिस बैंक में आपका खाता होगा उस बैंक का नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स CR साइड में आपका बैंक आएगा। इसलिए यहाँ पर जो एंट्री बनेगी दोस्तों हमारी, वो बनेगा सैलरी अकाउंट DR 15,000 टू SBI अकाउंट। अब आप सोचेंगे एग्जाम्पल में तो कहीं पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम नहीं लिखा हुआ तो मैंने क्यों दिया है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि बैंक का कोई ना कोई नाम होता है ना। कोई बैंक ऐसा नहीं है कि जो कि बेनाम हो, है ना। बैंक का नाम है देना बैंक, SBI बैंक, यूको बैंक, आप देख सकते हैं कैनरा बैंक। तो कहीं न कहीं जिस कंपनी में आप काम करेंगे उसका कहीं न कहीं सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट ज़रूर होगा और वह किसी न किसी बैंक में ज़रूर ओपन किया हुआ रहता है। तो दोस्तों जो चेक हम इशू करते हैं वो कहाँ भेजेगा? ऑफ कोर्स उसका बैंक पेमेंट करेगी, इसलिए वहाँ पर चेक की जगह पर हम उस बैंक का नाम लिखेंगे जिस बैंक में आपका खाता है। अब आप यहाँ पर जानना चाहेंगे कि SBI यहाँ पर कौन सा अकाउंट है? दोस्तों यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। और जैसा कि आप रूल जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। जैसा कि मैंने कहा कि ये पैसा हमने चेक तो इशू किया बट पेमेंट कौन करेगी? बैंक करेगी। तो पैसा देने वाला बैंक है तो वो एक पर्सनल अकाउंट है, वो एक गिवर है। तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट हम इसे CR साइड में लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस नॉमिनल अकाउंट में भी एक तो अब आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया सैलरी, और दूसरा जो चेक के थ्रू हमने पेमेंट किया वो हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाया। जहाँ तक चेक का सवाल है दोस्तों, तो याद रखें अगर चेक के थ्रू पेमेंट आए या चेक के थ्रू आप किसी को पेमेंट करें, सबसे पहले आपको नरेशन में चेक नंबर डालना है ताकि आपको ट्रैक रखने में आसानी हो। तो आप देखें मैंने चेक नंबर पहले डाला है, चेक नंबर 000012, सैलरी पेड टू रमेश। दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया दोस्तों, पेड टेलीफोन बिल इन कैश फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 17 रुपीज़ 1000। आप देख सकते हैं कि पहले की मिसाल में हमने सैलरी पे किया लेकिन उसको हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया है। दूसरे एग्जांपल में दोस्तों हम टेलीफोन का बिल पे कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो सारे एक्सपेंसेस के नेचर अलग अलग हो सकते हैं। कोई सैलरी के रूप में हो सकता है, कोई टेलीफोन के भी रूप में हो सकता है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो सकता है। तो बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, तो सारे के सारे एक्सपेंस आपके नॉमिनल अकाउंट होंगे तो हम उसे डेबिट करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। इस एग्जाम्पल में दोस्तों आप देखें
कि हमने टेलीफोन का बिल हमने पे किया है। ऑफ कोर्स जब हम टेलीफोन का बिल पे करते हैं तो कंपनी को फ़ायदा नहीं होता है। हम जब पे करते हैं दोस्तों तो हमारी कंपनी को नुकसान होता है। एक्सपेंस हम कर रहे हैं, हमें पहचानना है कि एक्सपेंस है तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। तो जब नॉमिनल अकाउंट होगा दोस्तों तो हम इसे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल हम इसे डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर जो एंट्री दोस्तों हमारी बनेगी वो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 1000 से। और ऑफ कोर्स जब हम पेमेंट दोस्तों जब कैश के थ्रू कर रहे हैं तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे। तो बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹212 यानी 212 रुपया आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला है दोस्तों। ऑफ कोर्स दोनों एग्जाम्पल में आप देखेंगे 1 और 2 में हमें नुकसान हो रहा था, लेकिन जो मैंने तीसरा एग्जाम्पल लिया दोस्तों इसमें हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, हमारी कंपनी को कुछ फ़ायदा हो रहा है। और जो फ़ायदा हो रहा है दोस्तों वो बैंक इंटरेस्ट के रूप में फ़ायदा हो रहा है। तो नुकसान हो या फ़ायदा हो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि वो दोनों ही इसमें ये हमारा नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। और रूल हमें याद रखना दोस्तों, अगर नुकसान होता है तो हम इसे डेबिट करेंगे और कंपनी में अगर कुछ फ़ायदा होता है तो उस इनकम को हमें क्रेडिट करना है। जैसा कि रूल कहता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पर जो बैंक इंटरेस्ट है ये हमें यहाँ पर लाभ हो रहा है, इसलिए अकॉर्डिंग टू रूल हम यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट को CR साइड पे लिखेंगे 212 रुपये से। तो DR में दोस्तों क्या लिखेंगे, ऑफ कोर्स क्योंकि ये पैसा बैंक में जमा हो रहा है तो बैंक ये रिसीव कर रहा है तो हम अपने बैंक को डेबिट करेंगे। तो बैंक पे क्या, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी दोस्तों, तो जो हमारा बैंक खाता है क्योंकि पैसा दोस्तों हमारे वहाँ पर जमा हो रहा है इसलिए हम यहाँ पर बैंक को डेबिट करेंगे। तो हमारे जो एंट्री बनेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट DR 212 रुपया और जो CR साइड में आएगा वो हमारा आएगा बैंक इंटरेस्ट। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने अपनी जानकारी में काफ़ी इजाफा किया होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों को बताएं। हमें जो भी कमियां हैं दोस्तों वो आप कमेंट में ज़रूर डालें ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने आप में सुधार ला सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।